विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहला चरण जिसमें 43 सीटें होंगी विधानसभा की, और दूसरा चरण होगा 20 नवंबर को जिसमें 38 सीटें होंगी। और इन चुनावों पर इन सीटों पर दंगल होगा। लेकिन इन सब के बीच में क्या तैयारियां दोनों खेमों की तरफ से ही। तीसरा मोर्चा भी इस वक्त राज्य में नजर आ रहा है, वो है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम। क्या वो तीसरा मोर्चा बना पा रहा है यहाँ पर? क्या एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में जयराम महतो भी कोई कमाल कर पाएंगे? लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह राज्य में जो पिछले दिनों देखने को मिला, कई बड़े चेहरे जो जेएमएम और कांग्रेस के थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और जो 2 बड़े किला है, बड़ा किला जो जेएमएम का कहलाता है, संताल और कोल्हान में भी जिस तरह से इंडी गठबंधन का कब्जा है, इन दोनों किलों को क्या बीजेपी इन चेहरों के साथ साथ पाएगी? वो चेहरे हैं और ये चारों चेहरे ट्राइबल फेस हैं। कोल्हान और संताल के बड़े चेहरे ये हैं जिसमें चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम शामिल हैं। तो क्या ये जो बड़े 4 चेहरे अब इंडी फोल्डर से हटकर एनडीए में चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं, तो इन चेहरों की बदौलत कमाल कर पाएगी इन दोनों किलों पर बीजेपी? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी, 4 बड़े चेहरे जो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी चले गए, चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, सीता और गीता, कोल्हान और संताल में ये चेहरे कितने कद्दावर चेहरे हैं? अब इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, चंपाई सोरेन जो भी नाम जुड़े हैं उसमें एक सबसे बड़ा नाम अगर आप कह सकते हैं तो वो चंपाई सोरेन है, जो कि कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर कोई इतना लोकप्रिय हो, लगातार चुनाव जीत रहा हो, तो वो ऐसे ही नहीं होता। उसने कुछ काम अपने क्षेत्र के लिए किए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन जो है वो इस चुनाव में इम्पैक्ट डालेंगे। अब वो कितना डालेंगे ये महत्वपूर्ण है और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जो क्लोज फाइट की सीटें हैं वहाँ पर जो है वो जो वोट लेकर आते हैं, जो कि जेएमएम से ट्रांसफ़र होगा बीजेपी को, तो उस वोट का कितना फ़ायदा बीजेपी उठा पाती है। चूँकि देखिए, अगर हम कोल्हान की बात करें तो पिछली बार बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और 14 में से जो है उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। 13 सीट जीतने में जो है जेएमएम और कांग्रेस जो है वो सफल रहा था, जहां जेएमएम को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और एक सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी की जो सीट है वो जीतने में कामयाब हुए थे। दूसरी तरफ अगर आप संथाल में जाते हैं तो वहाँ पर भी 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी और जेवीएमपी को 1 सीट जो बौरैयाहाट की सीट थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। तो ये लगता है कि जब आप 18 + 14 मतलब 32 सीटों का हिसाब करने जाती हैं तो इन 32 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और ये बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण बना था। अब बीजेपी की कोशिश है कि इन 32 सीटों में वो कम से कम आधी सीटों पर जीत हासिल करे और अगर वो ऐसा कर पाता है तो वो एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में खुद को पा सकता है। तो यहाँ पर जो है चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, इसके अलावा आप सीता सोरेन की बात कर लीजिए, तो ये सारे, लोबिन हेम्ब्रम अपने क्षेत्र में उनकी एक अपनी पहचान है। तो ये जो 4 नेता हैं इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप सिर्फ चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट पर देखें तो वो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि उनका मार्जिन बड़ा नहीं होता था, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है चंपाई सोरेन का वो सिर्फ सरायकेला तक नहीं होगा, वो कोल्हान की 14 सीटों पर होगा और वो जो प्रभाव होगा वो बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि तो पहले कोल्हान में बीजेपी का खाता नहीं खुला, गीता कोड़ा कांग्रेस से चली गई, अब चंपाई सोरेन चले गए सरायकेला से, तो 2 सीटें ऐसे ही दिख रही हैं जहां पर ये रिपीट होंगे तो जीत इनकी लगभग हम कह सकते हैं निश्चित ही है। तो ऐसे में सिर्फ अपनी सीटों को छोड़ दें तो पूरे कोल्हान पर ये दोनों चेहरे कितना असर डालेंगे? हालांकि ये दिलचस्प है कि लोकसभा के चुनाव में
चंपाई सोरेन अपनी सीट हार गए थे, सरायकेला वाली सीट पर जो है वहां पर बढ़त नहीं दिला पाए थे जोबा मांझी को जेएमएम के, और गीता कोड़ा जो है खुद जगन्नाथपुर सीट से पिछड़ गई थी। तो ये बात है, लेकिन अब उसको गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो लोगों का गुस्सा होता है अगर किसी चीज को लेकर, तो वो भी कम होता है। अब अगर मधु कोड़ा और गीता कोड़ा जो है वो मिलकर होप वोटर्स को कंसोलिडेट कर पाते हैं और चंपाई सोरेन संथाल ट्राइबल्स को लेकर आते हैं, तो बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में देखते हैं तो बीजेपी को कोल्हान में 14 में से 8 सीटें जो है वो मिली हैं, और जिसमें कि 6 तो आपको जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें आती हैं वही रही हैं। इसके अलावा सरायकेला सिंहभूम की सीट और ईचागढ़ सीट, ये 8 सीटें बीजेपी को आई हैं। तो बीजेपी कम से कम इसे तो रिपीट करना चाहेगा ही, और इन 8 के अलावा वो उसमें जगन्नाथपुर को ऐड ऑन करना चाहेगा। तो 8-9 सीट जो है वो कोल्हान से देख रहा है। अगर आप बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को कोल्हान में देखिए तो वो 2000 में आया था जब बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। इसके बाद अगर आप देखें तो 2005 में 5 सीटें, 9 में 6 सीटें, 2014 में जबकि बड़ी मेजोरिटी उसे मिली थी और 37 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुआ था, तब उसे यहाँ पर 5 सीटें ही मिली थी। तो आप देखें कि जो बेस्ट प्रदर्शन उसका 2000 में है, उसे रिपीट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। अगर 10 सीटें नहीं आती हैं तो वो कम से कम इन 14 सीटों में 50% या उससे ज़्यादा तो ज़रूर चाहेगा। दूसरी तरफ अगर आप संथाल की बात करती हैं तो पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें ही मिली थी, लेकिन सीता सोरेन के आने का इम्पैक्ट वो आपको लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा। ये बात सही है कि सीता सोरेन चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन जिस लोकसभा में वो चुनाव लड़ रही थी, मतलब दुमका लोकसभा में, उसमें 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में वो लीड कर चुकी थी। वो अगर हारी तो शिकारीपाड़ा और जामताड़ा में जो बड़े मार्जिन से वो पिछड़ गई, इसकी वजह से हारी। तो वो जो 4 सीट वो लेकर आती हैं, यही वजह है कि आप लोकसभा में देखें तो बीजेपी ने संथाल के 18 सीटों में 8 सीटों पर जीत हासिल की है। अब बोरियो की सीट आती है, अगर वहां पर लोबिन हेम्ब्रम अपना काम कर जाते हैं, एक इंडिविजुअल सीट भी अगर वो निकाल कर ले जाते हैं, तो ये संख्या 8 से बढ़कर 9 हो सकती है, और अगर 18 में 9 मिल जाए तो फिर बीजेपी जो है मुझे लगता है कि उतने से खुश होगा। लेकिन इन चीजों को देखते हुए आप कह सकती हैं कि बीजेपी इन 32 सीटों पर मैक्सिमम सीट चाहता है, क्योंकि पिछली बार उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। और यहां पर आपको चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और लोबिन हेम्ब्रम भी। देखिए चंपाई सोरेन लगातार संथाल का दौरा कर रहे हैं, कोल्हान में तो वो घूम ही रहे हैं, लेकिन संथाल में भी उनका दौरा हो रहा है। और पिछले दिनों जब वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तब भी उन्होंने अस्पताल से बरहेट की एक सभा को संबोधित किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ भी की थी, उनके जज्बे की तारीफ की थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां जा रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग जुट रहे हैं, भीड़ आ रही है। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है। अगर ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हो जाता है, तब तो फिर बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति आ जाएगी। सीता सोरेन के आने का भी लाभ हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा दुमका लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभाएं थी, उन 6 में से 4 सीटें बीजेपी जो है लीड करने में कामयाब रही थी। एकमात्र राजमहल जो लोकसभा था, वहां बीजेपी जो है वो 1 सीट पर भी लीड नहीं कर पाया था, और ये जेएमएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चाहे आप राजमहल सीट की बात कर लीजिए, यहाँ बोरियो की बात कर लीजिए, लिट्टीपाड़ा की बात कर लीजिए, महेशपुर की बात कर लीजिए, पाकुड़ की बात कर लीजिए, है जेएमएम की। जी हाँ, तो ये राजमहल, ये जो 6 है, यहाँ पर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और इसलिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोबिन हेम्ब्रम के लिए है, क्योंकि इसी राजमहल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत बोरियो आता है। तो वहां पर उनके लिए जो है
चुनाव बहुत मायने रखता है। तो वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो एक सीट वहां से निकाल कर दे देते हैं, और अगर बीजेपी जो 8 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा में लीड करने में कामयाब हुई है संथाल में, उसे रिटेन कर लेती है, तो वो लगभग 50% पर आ जाएगी, मतलब 18 में 9। तो आप समझिए कि 5 सीटों का एडवांटेज यहां, और अगर 8 सीटें अगर वो कोल्हान से निकाल कर लेके चली जाती है तो लगभग 13 सीटों का फायदा होगा। तो जो 25 सीटें उसकी पिछले विधानसभा में रही हैं, उसमें अगर आप 13 ऐड ऑन कर दें तो वो 38 के आसपास पहुंच जाएगा, तब फिर वो सरकार बनाने के करीब होगा। इसलिए बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि संथाल और कोल्हान में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर जिस सोच के साथ बीजेपी ने सीता सोरेन और लोबिन चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया है, यानी कि संथाल और कोल्हान अगर सध जाता है तो इन दोनों नेताओं का कद पार्टी में बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नेचुरली देखिए, चंपाई सोरेन का कद ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री फोन कर कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे हैं वो, उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, तो कद उनका बड़ा है। ऐसे भी वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कद के बारे में किसी को कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीता सोरेन को भी वो सम्मान जो है अब तक पार्टी में मिला है, तो वो भी जो है मुझे लगता है कि वो खुश हैं। वो हो सकता है कि कहीं से खुद चुनाव लड़ें, उनकी बेटी जामा से चुनाव लड़ सकती हैं, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। लोबिन के लिए जो मुख्य सवाल है वो है, जो आपको राजमहल लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें आती हैं उसमें खास करके बोरियो और 1-2 और सीटें, वहां अगर वो अपना प्रभाव छोड़ पाएं तब फिर बीजेपी को असली फायदा होगा। चलिए, और इससे पहले भी हमने कहा था, देखिए जामताड़ा जहाँ पर कांग्रेस का कब्जा फिलहाल है, वहाँ से ये भी खबर है कि सीता सोरेन जैसे जामा से वो विधायक रही हैं, वहाँ ना लड़ाकर उन्हें जामताड़ा से चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्या ये भी मुमकिन है कि चंपाई सोरेन को भी लगातार संताल में को साधने के लिए लगाया गया है? तो क्या चंपाई सोरेन भी संताल की किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं सीता के साथ ही? मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन कोल्हान में ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि उनके बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है। अब वो घाटशिला की सीट होगी या फिर आपको वो पोटका की सीट होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोल्हान में 2 सीटों पर जो है वो चंपाई सोरेन परिवार आपको लड़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, क्योंकि एसटी सीटों पर उसका प्रदर्शन पिछली बार जो है वो अच्छा नहीं रहा था। 28 एसटी सीटों में सिर्फ 2 सीट जीतने में, मतलब खूंटी और तोरपा, यही 2 सीट बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन इस बार लोकसभा में उसे 5 सीटों पर बढ़त मिली है। तो वो नेचुरली चाहता है कि जो एसटी सीटें हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीटें हैं, वहां पर जो उसके बड़े आदिवासी लीडर हैं उनको वो चुनाव में उतारे, और वो सीटें इंडिविजुअल कैपेसिटी से वो जीत जाएं और पार्टी का वोट लेकर। तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि गीता कोड़ा हो गए, चंपाई सोरेन हो गए, उनके बेटे हो गए, इसके अलावा अर्जुन मुंडा हो गए, ये सभी जो है आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे कोल्हान से। जबकि अगर आप संथाल में जाएं तो सीता सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ सकती हैं, लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो भी उसके पास ट्राइबल फेस जो भी बड़े हैं, उन सभी को वो चुनावी मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रहा है। रंजन जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, मतदाता बहुत समझदार है, और जो लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर, जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, क्या वो बढ़त विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी, या फिर मिजाज बिल्कुल बदल जाता है मतदाताओं का विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल अलग अलग तरह से ये दोनों चुनाव होते हैं, और इसीलिए आप देखेंगी कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 57 सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो सिमट कर 25 पर आ गए। तो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि मतदाता अपनी तरह से जो है वो वोट करता है, वो अपने मुद्दे बनाता है, और उसके अनुसार जो है वो उसकी वोटिंग होती है।
लेकिन एक बात और भी आप देखेंगी कि पिछली बार की स्थिति दूसरी थी। दूसरी इसलिए थी क्योंकि तब बीजेपी और आजसू जो है वो अलग अलग होकर जो है वो चुनाव लड़ रहा था और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था और आजसू को भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं आ रही है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात आप कह सकती हैं। चूंकि देखिए जो जितने वोट लोकसभा में दोनों ही गठबंधन को मिले हैं, शायद विधानसभा में उतने वोट दोनों में से किसी गठबंधन को न मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी बीजेपी ने जो है 2014 में जितना वोट पाया था उससे ज्यादा वोट पाए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन चूंकि वो बिल्कुल अकेले लड़ रहा था, इसी वजह से जो है वो वहां पर जो है सरवाइव नहीं कर सका और वो चुनाव जो है हार गया। लेकिन अगर आप देखें कि अगर वो 33% वोट अकेले ला रहा है, जबकि एक तरफ जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो आपको 35-36% वोट के आसपास था और 33% वोट बीजेपी का था। अगर इसमें आजसू का वोट जुड़ जाता है, इस बार जेवीएम का वोट उसमें जुड़ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो है बीजेपी जो है एक बिल्कुल नजदीकी मुकाबले में आ जाता है और फिर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप झारखंड में किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि किस गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। यह भी हो सकता है कि किसी गठबंधन को बहुमत न मिले और किंग मेकर कोई और बन जाए। तो ये संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते। किंग मेकर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, अगर लोगों का प्यार उसे मिलता है। जयराम खुद 2 जगह से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। डुमरी से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। अभी एक और सीट बची है। अब वो गोमियों से लड़ते हैं या बेरमो से लड़ते हैं या मांडू से लड़ते हैं, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। इसके अलावा टुंडी से मोतीलाल भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये इन बातों पर निर्भर करेगा कि जयराम कितने मजबूत कैंडिडेट लेकर आ पाते हैं। और चूंकि वो खुद 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव प्रचार में केवल अपनी सीटों तक सीमित रह जाते हैं या अपने कैंडिडेट का प्रचार भी वो जाकर कर पाते हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब ये भी एक बात है कि लोग उनको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं या नहीं, ये तो हमें चुनाव के बाद पता चलेगा। चूंकि देखिए जो इधर हाल फिलहाल में जो चुनाव का ट्रेडिशन रहा है उसमें आमने सामने की लड़ाई हुई है। जैसे लोकसभा का चुनाव था तो आपको मोदी जी के लिए वोट करना था या उनके विरोध में वोट करना था। उसी तरह से जो ये विधानसभा का चुनाव होगा वो हेमंत जी के पक्ष में वोट होगा या हेमंत जी के विपक्ष में वोट होगा। तो इसमें अगर जिन्हें हेमंत सोरेन की सरकार पसंद नहीं है वो देखेंगे कि हेमंत सोरेन की जगह कौन सा दल या कौन सा गठबंधन सरकार बना सकता है। अगर उसे लगता है कि ये एनडीए है तो वो वोट जयराम के बजाय एनडीए को चला जाएगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए जो है वो सत्ता में ना आए तो वो ये देखेंगे कि फिर सरकार बना कौन सकता है, तो नेचुरली वहां पर हेमंत सोरेन की जो इंडिया गठबंधन है वो आपको सरकार बनाते हुए दिखेगी। तो जयराम को इसका नुकसान है कि वो मेन फ्रेम में नहीं है। अब वो कितनी जगह मुकाबले को ट्रायंगुलर बना पाते हैं ये भी है। कई जगह वो किसी को फायदा पहुंचाएंगे, कई जगह वो किसी और को फायदा पहुंचाएंगे। वो वहां के चुनावी समीकरण पर निर्भर करेगा। यही महत्वपूर्ण है कि चूंकि जयराम कितने ये के साथ जो है चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और अपनी बात को जो है उन्हें स्वीकार करवा लेते हैं लोगों से, यह महत्वपूर्ण है। ये तो ठीक है कि युवाओं का साथ उन्हें मिला है, लेकिन जिस तरह से जो है युवाओं में एक असंतोष भी दिखा है कुछ परीक्षाओं की वजह से, तो यहां पर जो हम देखते हैं कि लगभग 70-80 लाख युवा इस चुनाव में वोट करेंगे, वो किस तरफ वोट करते हैं, मैया सम्मान योजना का कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आएंगी। और जब इन सारी चीजों की बात होगी तो उस समय जो है आपको इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की बात होगी। अब उसमें जयराम अपने आप को फिट कैसे बिठाते हैं, एक इंडिविजुअल सीट तो उनके लिए निकालना आसान है, लेकिन वो अकेले दम पर सरकार बना सके ये ऐसा अभी दिखता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 2-3 सीटें अगर उन्हें मिल जाए तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं।
चलिए, तो अब ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो जिम्मेदारी मिली है या फिर जिस मकसद से बीजेपी ने इन चारों चेहरों को, आदिवासी चेहरे जो हैं, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, इसके अलावा चंपई सोरेन, रोबिन हेम्ब्रम, ये कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं कोल्हान और संताल में, बीजेपी को ये नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अब पार्टियां चुनाव की घोषणा के बाद पूरी तरह से रेस होंगी और चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। वो तमाम तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए News 22 को।